Hello everyone, welcome back to Science and Technology Current Affairs, Part 3 of December 2025. So we have already covered Part 1 and Part 2. Today we move ahead with the remaining important developments of the December month 2025. So stay tuned till the end of exam focus points and a quick revision. So let's get started. Next update is about glioblastoma, the deadliest brain tumor or brain cancer, which is the reason of Sophie Kinsella death. So the death of best-selling writer and name of that writer was Sophie Kinsella at the age of 55 has drawn attention to glioblastoma, one of the deadliest form of brain cancer. So she was Sophia Kinsella, who was a writer diagnosed with this disease in the year 2022. The author lived with the condition for several years, 2022 to the December. He died in the month of December 2025. So, highlighting both the rapid progression and limited treatment option associated with this aggressive tumor. यह एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला ब्रेन कैंसर है जो एस्ट्रोसाइट नाम की कोशिकाएं से शुरू होता है. दिस इज इट कॉजेज द डेथ ऑफ राइटर सोफिया किंसेले और डिजीज का नाम है ग्लाइबो ग्लाई ग्लाई Glioblastoma. Glioblastoma is an aggressive and fast-growing brain cancer that starts in brain cell called, and that brain cell is known as the astrocytes. So it grows quickly and spreads into your nearby brain tissue, making treatment difficult. यह बहुत तेजी से फैलता है और आसपास के दिमागी हिस्सों में घुस जाता है, इसलिए इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है. So nature and origin of glioblastoma. Glioblastoma is also called glioblastoma multiforme. इसको glioblastoma multiforme भी कहते हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है. मैलिग्नेंट ट्यूमर दो तरह का है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर जो है वो नियर बाई टिश्यू को इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो फैटल नहीं है, जिससे डेथ नहीं होती है. पर्सन कैन सर्वाइव, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर इट कैन स्प्रेड टू द नियर बाई टिश्यू and cause death to that patient if it is not treated. So glioblastoma, जिसका नाम है glioblastoma multiforme, ये फास्ट ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ऑरिजिनेट होता है एस्ट्रोसाइट्स. एस्ट्रोसाइट्स कहाँ है? सपोर्टेड ग्लाइयल सेल कहाँ पे है? आपके ब्रेन में है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में है. ये सपोर्टिव ग्लाइयल सेल आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में है, तो एस्ट्रोसाइट से ऑरिजिनेट करता है. इट स्टार्ट इन द ब्रेन सेल एंड दैट ब्रेन सेल इज नोन एज ए एस्ट्रोसाइट. उस ब्रेन सेल को कहते हैं एस्ट्रोसाइट. सो दिस सेल मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली एंड अलाउइंग द ट्यूमर टू इनफिल्ट्रेट हेल्दी ब्रेन टिश्यू. और ये कि अनकंट्रोल वे में ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, और जो हेल्दी टिश्यू है ब्रेन के टिश्यू उसको भी इफेक्ट करता है. सो WHO क्लासिफाइज इट एज ए ग्रेड 4 ग्लायोमा, इंडिकेटिंग द मोस्ट. ये ग्रेड 4 कैटेगरी में इसको रखा गया है एंड इट इज इंडिकेटिंग द मोस्ट सीवियर एंड एग्रेसिव कैटेगरी. मोस्ट सिवियर एंड एग्रेसिव कैटेगरी इसको माना गया है. सो ग्लाइबोस्टामा इज a highly aggressive brain tumor. It develops from astrocyte cell in the brain, or it grows and spreads very quickly inside brain tissue. अब प्रिवलेंस एंड सर्विलेंस रेट्स क्या है? ग्लाइबोस्टामा अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वर्ल्ड वाइड. जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स है, हाफ ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स क्या है? ग्लायोब्लास्टोमा. Glioblastoma. So around 2 lakh deaths occur globally each year, with more than 30,000 new cases reported annually in the United States. लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं और इसमें 13,000 तो केस हमेशा हर साल आता है यूनाइटेड स्टेट में. About United Kingdom, approximately 3,200 people are diagnosed every year. Yet only a small fraction live beyond 5 years. Increasing age is a major risk factor, with most cases identified between 45 and 75. So जो इंसान 40 के एवब है, मीन्स बिटवीन 45 एंड 75, वो मोस्टली इफेक्टेड होते हैं. यूनाइटेड किंगडम में हर साल जो केस आ रहा है ग्लायोब्लास्टोमा का, दैट इज 3,200 पीपल, और इन यूनाइटेड स्टेट 13,000 न्यू केसेस.
डायग्नोस हो रहा है। सो अब जानते हैं ग्लाइयल सेल क्या है। ग्लाइयल सेल आर जनरल टर्म्स फॉर मेनी टाइप ऑफ ग्लाइयल सेल, और ग्लाइयल सेल फॉर एग्जांपल माइक्रोग्लाइयल, एस्ट्रोसाइट, साकवान सेल्स, ईच हैविंग देयर ओन फंक्शन। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, माइक्रोग्लियल, एस्ट्रोसाइट, साकवान सेल्स, ये सभी का अलग अलग अपना फंक्शन है। तो ये ग्लाइयल सेल परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स दैट कीप द ब्रेन फंक्शनिंग। सो दीज आर द ग्लाइयल सेल which help the brain cell that to function properly. So primarily, glial cells promotes support and protection to the neuron, nerve cell, maintain homeostasis, clean up debris, and form myelins. So they essentially work to care for the neurons and the environment they are in. So ग्लाइयल सेल का प्राइमरी ड्यूटी है कि सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है न्यूरॉन को, नर्व सेल को। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में है, तो उसको सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रहता है, whatever the outside temperature, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। मेंटेनिंग द इंटरनल टेम्परेचर, मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, क्लीन अप डेब्रिस एंड देन फॉर्म मिलिन। मिलिन मीन्स एक सीथ है जो फॉर्म करता है नियर बाई neurons to work it properly. So they essentially work to care for the neurons and environment they are in. So types of glial cells क्या है? एस्ट्रोसाइट, जिसको जेनिटर्स और सप्लाई मैसेंजर भी कहते हैं। सो एस्ट्रोसाइट सेल का क्या फंक्शन है जो ब्रेन सेल में है? क्लीन अप डेब्रीज, मॉप अप एक्सेस केमिकल्स, जो एक्सेस केमिकल आप कंज्यूम करें उसको क्लीन करता है, रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स एंड इवन स्टोर एनर्जी, सो कीपिंग न्यूरॉन्स इन टॉप शेप, न्यूरॉन को टॉप शेप में रखता है। सो एस्ट्रोसाइट्स को सप्लाई मैनेजर कहते हैं। देन माइक्रोग्लिया, इसको कहते हैं इम्यून पेट्रोल्स। इम्यून पेट्रोल्स ये ब्रेन को डिफेंस स्क्वाड की तरह काम करता है, जैसे कि आपका आर्मी का स्क्वाड काम करता है, सो इस ब्रेन डिफेंस स्क्वाड की तरह काम करता है। एंड कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग फॉर थ्रेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स को हमें हम से बचाता है, क्लीनिंग अप डैमेज एंड हेल्पिंग विथ रिपेयर्स। अगर कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया सेल। नेक्स्ट वन इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट और साकवान सेल, जिसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं ब्रेन का। सो दिस सेल इंसुलेट करता है न्यूरोनल वायरिंग को। न्यूरॉन का जो वायरिंग है, एक्सॉन कैसे काम करता है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन में, क्योंकि जस्ट सिंपल एज ए इंफॉर्मेशन पास होता है। सो दिस सेल इंसुलेट न्यूरोनल वायरिंग्स विथ मिलीन्स, ensuring fast and efficient signal transmission in our brain. So these are the three types of cell: astrocyte, microglia, oligo, dendrocyte, and Sackville cell. So glioma क्या है? Glioma cell is astrocytoma, ependymo, and oligodendroglioma. This type of tumors forms in these brain cell. So glial cell, astrocyte, oligodendrocytes, cancerous ependomyocytes. So glioma क्या है? Tumor है that forms when a body glial cells grow out of control. When the body cell is growing out of control, it becomes a tumor. So glial cells support your nerves and help your central nervous system to work properly. To work, ग्लाइयल सेल मदद करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से फंक्शन हो सके। सो अगर ये अनकंट्रोल इसका ग्रोथ होगा तो ये ट्यूमर फॉर्म कर जाता है, तो आपकी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। सो ग्लायोमास, ग्लायोमास क्या हो गया? ग्लायोमास क्या हो गया? प्राइमरी ट्यूमर्स। इट मीन्स दे आर डायरेक्टली, आपकी ट्यूमर आपके ब्रेन में बन रहा है या स्पाइनल कॉर्ड में बन रहा है, और ये ग्लायोमा सीरियस ट्यूमर है दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, दैट कैन बी fatal, that can be cause death to the patient. So symptom, causes and risk factor क्या है? Symptom appears rapidly because the tumor exert pressure on essential brain structure. सिम्टम जो बहुत रैपिड मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ट्यूमर बहुत प्रेशर देता है ब्रेन स्ट्रक्चर को। परसिस्टेंट हेडेक्स आएगा, नॉजिया होगा, मेमोरी डिक्लाइन होगा, याददाश्त कमजोर होगी, सीजर होगा, ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, स्पीच डिफिकल्टीज आएगी, पर्सनालिटी चेंज होगा। तो इन सब का अभी तक एग्जैक्ट रीजन क्या है, वी आर नॉट नोइंग अबाउट द, इवन दो द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स आर नॉट नोइंग अबाउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस ट्यूमर। सो रिसर्चर एसोसिएट वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डीएनए। सो डीएनए म्यूटेशन दैट ड्राइव डीएनए म्यूटेशन हो रहा है, जिससे कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रहा है। सो एडिशनल रिस्क फैक्टर इंक्लूड प्रायर रेडिएशन एक्सपोजर, आपने रेडिएशन एक्सपोजर लिया था, आपने कोई ज्यादा कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल केमिकल के साथ एक्सपोजर हो रहा है, सच एज पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक रबर, ये सब भी रीजन हो सकते हैं ग्लायोमास कैंसर होने का।
कुछ रीजन होता है रेयर इनहेरिटेड कंडीशन जो जेनेटिकली आया जा रहा है, जैसे दैट इज ए लाइफ फ्रॉम एनी, जो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिजीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर्स फॉर्म करता है। टारकोट सिंड्रोम्स भी रियर इन हेरिडिटरी डिजीज है जैसे भी ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में। सो ट्रीटमेंट अप्रोच एंड इज अबाउट ट्रीटमेंट अप्रोचेस एंड लिमिटेशन। देयर इज ए नो क्योर फॉर ग्लायोब्लास्टोमा एंड ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन स्लोइंग इट प्रोग्रेशन। कोई क्योर नहीं है ग्लायोब्लास्टोमा का, ट्रीटमेंट फोकस कर रहा है कि इसके जो भी इसका ग्रोथ हो रहा है उसको स्लो किया जाए। सो स्टैंडर्ड केयर इंक्लूड सर्जिकल डीबल्किंग, रेडियो सर्जिकल फॉर्म में उसको रिमूव किया जाए, रेडियोथेरापी दिया जाए, कीमोथेरेपी दिया जाए, लेजर बैंड थर्मल थेरापी दिया जाए, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किया जाए। सो डिस्पाइट दिस इंटरवेंशन, डिस्पाइट दिस क्योर, recurrence is common because the tumor infiltrates surrounding tissue, tumor effect करता है healthy tissue को and making total removal impossible and long term survival extremely rare। ऐसे पेशेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो exact cause is often unknown but genetic changes are involved। इसका सटीक कारण अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन जी इसके रीजन है कि डीएनए म्यूटेशन हो रहा है, चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, इसका ये भी रीजन हो सकता है। सो मेन ट्रीटमेंट इंक्लूड सर्जरी, रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरेपी। सो कंप्लीट रिमूवल इज डिफिकल्ट, ऐसे ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव करना डिफिकल्ट है बिकॉज इट मिक्सेस विथ हेल्दी ब्रेन टिश्यू। So it has a serious prognosis compared to many other cancers. So new research focuses on targeted therapy and immunotherapy. So, exam-oriented facts, it is classified by WHO as grade 4 glioma, glioblastoma, grade 4 glioma कंसिडर किया गया। इससे लगभग 2 लाख डेथ हो जा रहा है ग्लोबली, हर साल हो रहा है। मोस्ट पेशेंट डायग्नोज आर बिटवीन, जितने भी पेशेंट हो रहे हैं मोस्टली जो हो रहे हैं 45 to 75 ईयर्स के बीच हो रहे हैं। एंड कंप्लीट सर्जिकल सर्वाइवल इज रेयरली, जिसको ये हो रहा है वो पूरी तरह से सर्वाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्यूमर टिश्यू हेल्दी टिश्यू को, ब्रेन टिश्यू को इफेक्ट करता है, ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है। सो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज अ मोर एग्रेसिव मालिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स, ऑरिजिनेट करता है ग्लाइयल सेल, और ग्लाइयल सेल ब्रेन का है, एस्ट्रोसाइट है, ये ग्रेड 4 ट्यूमर है। ये रैपिड ग्रोथ एंड हाई इन्वेसिव है टू नियर बाई हेल्दी टिश्यू। इसकी सिम्टम्स हो गया हेडेक, सीजर, मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंज। एमआरआई या बायोप्सी से डायग्नोज होता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। कीमोथेरेपी में टेमोजोलोमाइड्स की केमिकल यूज किया जाता है, और कंप्लीट रिमूवल इज डिफिकल्ट। इस तरह के ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव करना मुश्किल है क्योंकि ये स्प्रेड कर जाता है हेल्दी ब्रेन टिश्यू को। सो प्रोग्नोसिस इज पुअर, एवरेज सर्वाइवल अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 months आफ्टर डायग्नोसिस। रिसर्च एरियाज इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी है। So glioblastoma is the most common aggressive malignant primary brain tumor in adults, originating from astrocyte cell which is present astrocyte cell तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है। सो ये फास्ट ग्रोइंग है, पुअर प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस का हिंदी निदान होता है। पुअर प्रोग्नोसिस है, इसका निदान बहुत ही पुअर है, इसको करना रफली 12 to 15 मंथ्स क्या होता है, इसका पेशेंट का सर्वाइवल होता है विथ ट्रीटमेंट। सो सिम्टम है, सो ग्लायोब्लास्टोमा इज अ हाईली एग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग ग्रेड 4 ब्रेन ट्यूमर विथ पुअर प्रोग्नोसिस एंड लिमिटेड ट्रीटमेंट सक्सेस। Now next update is भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ग्रीन रेलवेज हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में, जिसको ग्रीन रेलवेज कहा गया। ग्रीन ग्रीन रेलवेज क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो इमिशन हो रहा है जीरो हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस ओनली वाटर वेपर अलाइनिंग विथ इंडियाज नेट जीरो बाई 2070 गोल। ये गोल रखा गया है कि 2070 तक जो हमारा नेट इमिशन हो रहा है वो जीरो किया जाए, इसलिए ग्रीन रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन बिटवीन जींद एंड सोनीपत इन हरियाणा एज ए पायलट प्रोजेक्ट बाय इंडियन रेलवे। सो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगा जींद और सोनीपत के बीच में एज ए
पायलट प्रोजेक्ट बाय इंडियन रेलवेज। ये यूज करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को। क्या यूज करेगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इमिट करेगा, मींस इमिट करेगा सिर्फ वाटर वेपर को। तो इससे क्या हो जाएगा? ये इको फ्रेंडली हो जाएगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। सो द प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस डीजल यूज। डीजल को यूज नहीं करना है, सपोर्ट करना है ग्रीन एंड सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, टू सपोर्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, बिकॉज विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी देयर इज ए ओनली इमिशन क्या है? वाटर वेपर का, एंड मेकिंग इट इको फ्रेंडली। So hydrogen production and refueling plant has been set up at Jind to supply fuel to the train. So इसका section about 89 to 90 kilometer long चलेगा, and because it is suitable for testing new technology, so train is expected to run at a speed of 110 to 140 kilometer per hour during trials. So it has been manufactured at the Integral Coach Factory, Chennai. कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ICF Chennai में. It has been manufactured at the Integral Coach Factory, Chennai. So the hydrogen train is a part of Indian Railways mission for zero emission and net zero railways in the future. So train trials and pilots run started in Haryana in 2025-26 before full operation. So once launched, India will join countries like, अगर ये launch हो जाता है तो India ज्वाइन करेगा कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस, जहां ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च है, दैट ऑलरेडी ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन. सो वंस लॉन्च, इंडिया विल ज्वाइन countries like Germany and France that already operate hydrogen trains. So India's first hydrogen train, Jind Sonipat, Haryana. So India first indigenous developed hydrogen train is said to be begin trial operation on Jind Sonipat route in Haryana from January 26. It's featured to 2.4 megawatt fuel cell, 110 kilometer per hour top speed and 180 kilometer range. Infrastructure 1 megawatt PEM electrolyzer. PEM means proton exchange membrane. PEM proton exchange membrane electrolyzer plant in Jind will supply green hydrogen with refueling infrastructure already in place. 10 coach train की चलेगी, which is designed for sustainability feature, AC features, air conditioning, 2.4 megawatt power, and cover up to 180 kilometer using 360 kg of hydrogen. 360 kg of hydrogen use करेगा. Technology produce करेगा सिर्फ only water vapor, so aligning with India net zero by 2070 goal. So net zero emission हुआ. So आत्मनिर्भर भारत initiative को ये ट्रेन डेवलप इसके अंडर हुआ है. सो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, इंडिया ने खुद बनाया है. इंडिजिनस मींस इट इज होम मेड. द ट्रेन हैज बीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉलोइंग specification used by the research design and standard organization. India's Railways first full scale attempt at hydrogen traction technology को use किया गया, integrating prototype manufacturing and system engineering from the ground up, and with a 10 coach layout है. World's का longest hydrogen power train operating on a broad gauge platform. 10 coach layout है. It is the world's, ये important point, it is the world's longest hydrogen power train operating on a broad gauge प्लेटफॉर्म में ये ऑपरेट हो रहा है. वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन ए बोर्ड गेज प्लेटफॉर्म. ट्रेन डिलीवर्स ए कंबाइंड आउटपुट होगा 2400 किलोवाट से थ्रू 2 ड्राइविंग पावर कार्स, each rated at 1200 kilowatt, making it one of the most powerful hydrogen train set globally. So green hydrogen supply chain has been stabilized at Jind, Haryana. The facility use electrolysis method use होगा to generate green hydrogen. Electrolysis means electrolysis is used to generate green hydrogen, which ensure a clean fuel supply chain. So the process reinforces India broader push toward renewable energy driven mobility solution. So India renewable energy की तरफ move करेगा. And the train is manufactured by Integral Coach Factory, Chennai. So it aims to reduce diesel usage and population. Diesel use और pollution को
रिड्यूस करेगा, डीजल यूज नहीं करेगा, और जिन सोनीपत सेक्शन इज अबाउट 90 किलोमीटर लॉन्ग होगा. So India joins the global move toward zero emission hydrogen train. जो इंडिया का ये गोल है कि जीरो एमिशन किया जाए, उस गोल को ये ट्रेन उसको करने में सफल करेगा. सो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी. द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज. इट यूजेस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द only emission is water vapor, because it is used the technology that electrolysis the water, and the emission is only water vapor, so making it eco-friendly. So it is a part of India green energy net zero carbon goals. हाइड्रोजन ट्रेन्स आर क्वाइटर एंड रिड्यूस. हाइड्रोजन ट्रेन जो होगी शांत होगी और एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को कम करेगा. सो इट अलाइंस विथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन. Such trains are suitable for non-electrified routes. This step will reduce dependence on fossil fuels and imported diesel. Fossil fuel use नहीं होगा एंड डीजल यूज नहीं होगा जिसपे ट्रेन डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं. सो इंडियाज one-liner recap: India's first hydrogen power train uses clean fuel cell technology, emitting only water and supporting green transportation goals. Next update is IIT Bombay launches rupees 250 crore deep tech fund. IIT Bombay launches. So IIT Bombay launched India's first incubator linked deep tech VC fund worth rupees 250 crore. IIT Bombay ने 250 करोड़ का भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक फंड शुरू किया है. सो द फंड को कहते हैं, द फंड इज कॉल्ड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड. इस फंड का नाम दिया गया है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड. वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड इस फंड का नाम दिया गया है. सो इंडिया हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इट्स डीप टेक इनोवेशन इकोसिस्टम. विद द डीप टेक इनोवेशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग किया गया विद द हेल्प ऑफ आईआईटी बॉम्बे. सो इंडिया का फर्स्ट अकेडमिया लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड है और इसका नाम दिया गया वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड. सो रुपीज 250 करोड़ दिया गया है to initiative aims to accelerate the transition of high-end research into scalable commercial ventures. तो 250 करोड़ प्रोवाइड किया गया जिससे कि हाई एंड रिसर्च हेल्प कर पाए स्केलेबल कमर्शियल वेंचर्स को, स्टार्टअप्स को, कंपनीज को. सो इट इज मैनेज बाय सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट आईआईटी बॉम्बे. सो ये मैनेज हुआ किससे? साइंस से. Society for Innovation and Entrepreneurship at IIT Bombay has introduced the Y-Point Venture Capital Fund, the first deep tech fund managed by an incubator in India. So the fund का नाम हुआ Y-Point Venture Capital Fund. इसको मैनेज किया है IIT बॉम्बे के साइन संस्था ने. किस संस्था ने? साइन संस्था ने. साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो इसका एम है सपोर्ट अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप फ्रॉम रिसर्च लैब टू मार्केट. इसका एम है कि रिसर्च लैब से स्टार्टअप को बाजार तक पहुंचाने में मदद करना. सो द फंड विल इन्वेस्ट मेनली इन प्री सीड एंड सीड स्टेज स्टार्टअप्स. यह फंड प्री सीड और सीड स्टेज स्टार्टअप में निवेश करेगा एंड अराउंड इसमें 25 to 30 स्टार्टअप में रिसीव फंडिंग अप टू 15 करोड़ ईच. लगभग 25 से 30 स्टार्टअप को प्रति कंपनी ₹15 करोड़ तक मिल सकते हैं. अराउंड 25 to 30 स्टार्टअप्स में रिसीव फंडिंग एंड फंडिंग अमाउंट कितना होगा? 15 करोड़ ईच. सो इट फोकस सेक्टर्स इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, स्पेस एंड डिफेंस. सो इट इज इंडियाज फर्स्ट डीप टेक वीसी फंड मैनेज बाय एन एकेडमिया लिंक्ड इंक्यूबेटर. यह भारत का पहला एकेडमिक इंक्यूबेटर द्वारा मैनेज किया गया डीप टेक वीसी फंड है. सो इसका एम है टू स्ट्रेंथन इंडियाज डीप टेक इनोवेशन इकोसिस्टम. इसका लक्ष्य है भारत के डीप टेक इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना.
So this fund helps convert cutting edge research into real commercial products. यह फंड नई रिसर्च को वास्तविक व्यावसायिक उत्पादों में बदलने में मदद करेगा. So the fund targets emerging fields such as AI, advanced computing, advanced manufacturing, advanced materials, nuclear technology, space and defense, climate, clean tech and life sciences. So ये सारी चीज इमर्जिंग फील्ड को फंड टारगेट करेगा. और इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू क्रिएट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वेंचर्स बाय लेवरेजिंग आईआईटी बॉम्बे रिसर्च स्ट्रेंथेंड एंड टैलेंट पूल. स्ट्रेटजी प्लान क्या है 2026 से 2030 तक. आईआईटी बॉम्बे न्यूली अप्रूव्ड स्ट्रेटजी प्लान प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन एंड इनोवेशन लेड ग्रोथ. सो आईआईटी बॉम्बे का ये स्ट्रेटजी होगा कि ज्यादा एम्फेसाइज करेगा, ज्यादा ध्यान देगा लर्नर सेंटर एजुकेशन पे और इनोवेशन लेड ग्रोथ पे. जो कि इनोवेशन, नए नए इनोवेशन आविष्कार से हो. सो इसका एम्स है, इट एम्स टू एक्सपेंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एकेडमिक पाथवेज एंड इनहांस डिजिटल एजुकेशन ऑफरिंग थ्रू ऑनलाइन डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्ट्रेटजी प्लान 2026 से 30 तक ये कहा जाएगा कि कॉलेज में, स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूट में बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल एकेडमिया पाथवे को इंक्रीज किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए और डिजिटल एजुकेशन ऑफर किया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स. So exam oriented points, the Y Point Venture Capital Fund is India first incubator linked deep tech VC fund. The fund size कितना है 250 crore का and will support early deep tech startup. Early deep tech startup को early it strengthen India's deep tech innovation ecosystem. So it's sign किसने इसको develop किया है? Sign ने किया है. Sign at IIT Bombay manages the fund, integrating research and entrepreneurship. So it is managed by Science Society for Innovation and Entrepreneurship at IIT Bombay. So its core focus sector include, इसका main sector include करेगा artificial intelligence, clean tech, advanced materials, space and defense को. So ये use it's a previous slide के ये important points है जो इसमें आ गए. So one liner recap है, India's first, ये previous slide का है. Now, next update is breakthrough in PSC treatment, monoclonal antibody therapy. Breakthrough in PSC treatment. PSC है क्या? एक क्रोनिक लीवर डिजीज है. द डैमेज बाइल डक्ट्स. PSC एक क्रोनिक लीवर डिजीज है जो आपके बाइल डक्ट को डैमेज कर देता है. सो साइंटिस्ट आर टेस्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी एज ए न्यू टारगेटेड ट्रीटमेंट. सो साइंटिस्ट क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी दिया जाए PSC जो क्रोनिक लीवर डिजीज है, जिससे जो हमारे बाइल डक्ट को, पेशेंट के बाइल डक्ट को डैमेज करता है, उसको ट्रीट किया जाए. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? एक लेबोरेटरी में बना हुआ प्रोटीन है दैट टारगेट स्पेसिफिक इम्यून पाथवेज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी दी जाएगी. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लैब मेड प्रोटीन्स दैट टारगेट स्पेसिफिक इम्यून पाथवेज. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी एम्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन बाइल डक्ट्स. जो आपके बाइल डक्ट में, पेशेंट के बाइल डक्ट में PSC के कारण जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको वो रिड्यूस करता है. सो इट में स्लो डिजीज प्रोग्रेशन. ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो कि लैब मेड प्रोटीन है जो टारगेट करेगा स्पेसिफिक पाथवे को, वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन इन बाइल डक्ट्स को और स्लो करेगा डिजीज प्रोग्रेशन को. एंड इंस्टीड ऑफ ओनली ट्रीटिंग सिम्टम्स, यह सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि बीमारी की प्रगति को भी धीमा कर सकता है. सो अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स हैव शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन इंप्रूविंग लीवर मार्कर. शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल जो लीवर मार्कर्स में सुधार के संकेत मिले हैं इसके ट्रीटमेंट से. सो PSC करेंटली हैज लिमिटेड ट्रीटेड ऑप्शन. PSC के पास अभी तक बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मेकिंग दिस रिसर्च इंपॉर्टेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द PSC एंड हाउ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्क बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल इम्यून सिग्नल. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि जो हार्मफुल इम्यून सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है उसको रोके. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्क बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल इम्यून सिग्नल.
यह एंटीबॉडी हानिकारक इम्यून सिग्नल को रोक कर काम करती है। सो रिसर्चर होप इट कुड डिले द नीड फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। सो इससे होगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पीएससी, जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, जो एक रेयर प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज है, जिससे कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ जाती है पेशेंट को, तो अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देंगे, so researchers are thinking that researcher hope also that it could delay the need for liver transplantation. So more large scale trials are needed before full approval. So पूरी मंजूरी से पहले बड़े स्तर पर और परीक्षण करने की आवश्यकता है. So breakthrough in PSC treatment with the help of monoclonal antibody therapy. So it shows a positive result for a patient. And PSC का full form क्या है? Primary sclerosis cholangitis. Primary sclerosis cholangitis, which is a rare progressive liver disease with no approved medical treatment. कोई approved इसका medical treatment नहीं है. So researcher from the University of California, Davis, have reported that the experimental drug, वो जो researchers from the University of California, Davis have reported that the experimental drug, और उस ड्रग का नाम क्या है? Nebuchadnezzar appears safe and potentially effective in reducing liver inflammation and liver fibrosis. So researcher from the University of California, Davis ने ये रिपोर्ट किया है कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग, उस ड्रग का नाम है नेबोकिटग, अपीयर हुआ सेफ और पोटेंशियली इफेक्टिव है इस पीएससी प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, जो कि रिड्यूस करेगा लीवर इन्फ्लेमेशन को और फाइब्रोसिस को. सो द फाइंडिंग हैव बीन पब्लिश्ड इन द, ये फाइंडिंग पब्लिश्ड हुआ है अमेरिकन जर्नल ऑफ gastroenterology. So unmet need in primary sclerosis cholangitis. So PSC is a chronic condition which is characterized by inflammation and scarring of bile ducts. स्कैरिंग ऑफ क्या हो जाता है? बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन होगा और स्कैरिंग होगा. सो लीडिंग टू द बाइल एक्युमुलेशन एंड प्रोग्रेसिव लीवर डैमेज. इट लीडिंग टू द बाइल एक्युमुलेशन, बाइल एक्युमुलेट हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लीवर डैमेज होने लगा क्योंकि बाइल पास नहीं कर पाएगा. सो स्कैरिंग का मीन्स क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्दी सॉफ्ट लीवर टिश्यू को रिप्लेस हो रहा, उसके जगह पे एक टफ और नॉन फंक्शनिंग टिश्यू बनता जाएगा, जिसको स्कार कहते हैं. Scar. What is the meaning of scarring of bile duct? Scar means the healthy soft tissue of bile become converted into tough and non-functional scar. और ये स्कार प्रिवेंट करेगा लीवर टू फिल्टर ब्लड, टू प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव टॉक्सिन. सो पीएससी प्रॉब्लम में, विच इज अ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, इज अ क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड स्कैरिंग ऑफ द बाइल डक्ट्स, लीडिंग टू बाइल इकट्ठा होते जाएगा और लीवर डैमेज होगा. सो ओवर टाइम द डिजीज कैन रिजल्ट इन, पहला स्टेज आता है लीवर फाइब्रोसिस एंड लास्ट स्टेज है लीवर सिरोसिस. देन इसके बाद का स्टेज क्या है? लीवर फेल्योर हो जाएगा. देयर इज अ नीड फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन. द कॉज ऑफ पीएससी रिमेन्स अनक्लियर, दो मोस्ट पेशेंट आल्सो हैव इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज सजेस्टिंग ए गट लीवर इम्यून लिंक. ये सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ द गट लीवर इम्यून लिंक आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉबल डिजीज के. सो करंट मैनेजमेंट इज लिमिटेड टू सिम्टम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशन, as no drug therapy has been proven to alter a disease progression. अभी तक कोई ड्रग थेरापी नहीं पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जिससे कि डिजीज के प्रोग्रेशन को कम कर सके, अल्टर कर सके. सो मैकेनिज्म ऑफ रेशनल ऑफ नेबोकिट्यूक, ये ड्रग है, इसका नाम है नेबोक्यूट्यूक. इसको रिसर्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस ने रिपोर्ट किया. एक्सपेरिमेंटल ड्रग है नेबोकिट्यूक. उसको सेफ और पोटेंशियली इफेक्टिव बनाया, प्रभावशाली है इन रिड्यूसिंग लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस. सो नेबोकिटिंग लेबोरेटरी इंजीनियर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. ये क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? लेबोरेटरी मेड प्रोटीन है जो टारगेट करता है स्पेसिफिक इम्यून पाथवे को. So designed to block CCL24, a protein involved in inflammation and fibrotic process.
ये ड्रग क्या करेगा, बिकॉज इट इज अ लेबोरेटरी इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज डिजाइन टू ब्लॉक CCL24 protein which is involved in inflammation and liver fibrosis process. So in PSC patients CCL24 levels are CC, जिसको भी ये PSC प्रॉब्लम होता है उसका CCL24 ये प्रोटीन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है एंड concentrated around bile ducts. So, no, Nebokitung is a laboratory engineered monoclonal antibody designed to block CCL24 a protein. So, जब ये टेस्ट होती है तो ये प्रोटीन CCL24 बढ़ जाता है उस पेशेंट में और कंसेंट बाइल डक्ट क्योंकि ये पास नहीं हो पा रहा है तो कंसंट्रेट हो जाता है वेयर दे प्रमोट इम्यून सेल एक्टिवेशन एंड टिश्यू स्कैरिंग. टिश्यू स्कैर होते जा रहा है, टिश्यू की स्कैरिंग हो रही है. So preclinical research has suggested that inhibiting CCL24 जो प्रोटीन बढ़ जाता है उस पेशेंट PSC पेशेंट में can reduce both inflammation and fibrosis. ये बोकिटिंग ड्रग्स लीवर इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस को ट्रीट करेगा एंड फॉर्मिंग द साइंटिफिक बेसिस फॉर टेस्टिंग नोबोक्यूटिंग इन ह्यूमन पेशेंट्स. सो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस क्या है, अफेक्ट करता है बाइल डक्ट को. ये नॉर्मल बाइल डक्ट है, ये डैमेज बाइल डक्ट है, constricted bile duct. So it bile duct क्या है, which are the tubes that carry bile from your liver to other organs in your digestive system. It causes chronic swelling and irritation which healthcare providers call cholangitis. इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोटिक जो डिजीज है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं cholangitis. प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस सिंपल फॉर्म में हम कोलेंजाइटिस कहते हैं जिससे कि स्कैर आ गया. स्कैर मीन्स जो हेल्दी टिश्यू था, जो सॉफ्ट टिश्यू था, कन्वर्ट हो गया है टफ में, नॉन फंक्शनल स्कार में. और ये स्कार क्या कर रहा है, लीवर को फंक्शनिंग नहीं कर रहा पा रहा है, लीवर ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रहा है, फूड प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा, टॉक्सिन रिमूव नहीं कर रहा, एक्सेट्रा. सो व्हेन स्कार टिश्यू फॉर्म इन योर बाइल डक्ट्स देयर इज अ लेस रूम फॉर बाइल टू, बिकॉज कॉन्स्ट्रिक्शन आया तो लेस बाइल फॉल करेगा. सो बाइल जब बाइल अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा, ये बाहर की पीछे की तरफ चला जाएगा. इट बैक्स अप एंड ग्रेजुअली डैमेजेस योर लीवर. सो विद इन 10 to 15 years लीवर फेल्योर हो जाएगा क्योंकि बाइल डक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, सही मूवमेंट नहीं हो पा रहा. सो इट कैन लीड टू लीवर फेल्योर. सो यू पेशेंट कैन नॉट लीव विद दिस कोलेंजाइटिस प्रॉब्लम्स. So while there are temporary treatment, there is a currently no cure for प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस एक्सेप्ट फॉर ए लीवर ट्रांसप्लांट. कोई परमानेंट क्योर नहीं है एक्सेप्ट इसमें लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है. सो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस क्या है, रेयर क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज से करेक्टराइज होता है इन्फ्लेमेशन, स्कैरी एंड नैरोइंग ऑफ बाइल डक्ट. इन्फ्लेमेशन हो गया, स्कैरिंग हो गया, बाइल डक्ट नैरो हो गया, causing bile buildup that lead to liver cirrhosis and liver failure. लीवर फाइब्रोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, देन लीवर फेल्योर हो गया. सो प्राइमरली इफेक्ट करता है मैन जो कि 40 years 40s आफ्टर 40s के बाद ये प्रॉब्लम स्पेशली आती है और लिंक्ड होता है इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज से. इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज से बोवेल जो प्रॉब्लम है, जो हमारे इंटेस्टाइन में बोवेल सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसलिए इसको इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज कैसे. वेल देयर इज नो केयर, वाइल देयर इज नो क्योर, कोई भी क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको पूरी तरह से ट्रीट किया जाए एक्सेप्ट लीवर ट्रांसप्लांटेशन. ट्रीटमेंट्स मैनेज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन. सो सिम्टम क्या इंक्लूड होता है कि ये मेनी पेशेंट आर बहुत साल तक एसिम्टोमेटिक अर्ली ऑन रह जाते हैं, बट सिम्टम इंक्लूड थक जाएगा पेशेंट, इची स्किन, जॉन्डिस हो जाएगी, जो एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा. कॉज, एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल नाउ अननोन, but it is believed to be immune mediated, potentially triggered by infection in genetically predisposed individual. इसको ये माना गया कि इम्यून मेडिएटेड है, ये ट्रिगर करता है इन्फेक्शन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल से, जो जेनेटिकली पहले इंडिविजुअल को चला आ रहा है.
प्रोग्रेशन स्टेज क्या है, ये क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, लीडिंग टू biliary fibrosis, fibrous tissue formation, and eventually end stage liver disease, that is a cirrhosis. End stage, the starting stage fibrosis, then end stage is liver cirrhosis. So median survival without a transplant, अगर नहीं liver transplant करें तो patient will survive 10 to 15 years from diagnosis, 10 to 15 years from diagnosis, but may patient live longer, जी इससे ज्यादा भी पेशेंट जी सकते हैं. सो प्रोग्नोसिस मीन्स पूर्वानुमान लगाना. डायग्नोसिस मीन्स डायग्नोज करना, निदान करना. सो रिस्क फैक्टर क्या है, बीइंग मेल एंड प्राइमरली हैविंग इन्फ्लेमेटरी बबल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो जाता है इंटेस्टाइन में, बीइंग मेल एंड बीइंग इन 30 to 50 एज रेंज में, 30 से 50 साल के एज रेंज में भी होता है. डायग्नोसिस एमआरसीपी और ईआरसीपी इमेजिंग टेक्निक से होती है टू व्यू बाइल स्ट्रक्चर. ट्रीटमेंट नो क्योर करंटली एग्जिस्ट. मैनेजमेंट इन्वॉल्व ट्रीटिंग सिम्टम्स, क्यों स्किन इची हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्टेड डक्ट्स. सो लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली लॉन्ग टर्म क्यूरेटिव ऑप्शन. लीवर ट्रांसप्लांटेशन इसका लॉन्ग टर्म क्यूरेटिव ऑप्शन है. सो पीएससी प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलंजाइटिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग बाइल डक्ट कैंसर हो जाता है, और बाइल डक्ट कैंसर को कहते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर एंड कोलन कैंसर, ये सारे होने की चांसेस होती है. सो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक निबोकिट्यूब CM-101 दिखाया, इसके ट्रीटमेंट में एक सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट हुआ इस कोलेंजाइटिस प्रॉब्लम के लिए, और ये जो कि एक रेयर प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज है जिसका विथ नो करंट अप्रूव्ड थेरापी, अभी तक कोई थेरापी नहीं आया था इसके लिए, मेडिसिन नो बोकिट्यूब में CM-101 को सेफ एंड इफेक्टिव माना गया है. फेज 2 ट्रायल चल रहा है एंड रिवील दैट दिस एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी फाइब्रोटिक एंटीबॉडी, ये फेज 2 ट्रायल चल रहा है, और ये जो नोबोकिट्यूब है सोज कर रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फाइब्रोटिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोटीन बना रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फाइब्रोटिक एंटीबॉडी प्रोटीन बना रहा है जिससे रिड्यूस कर रहा है लीवर फाइब्रोसिस को, लीवर की इन्फ्लामेशन को, और ऑफर कर रहा है पोटेंशियल डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी टू रिप्लेस लीवर ट्रांसप्लांटेशन एज द ओनली ऑप्शन. सो इसका तो सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही ऑप्शन था इस ट्रीटमेंट का, लेकिन दिस मेडिसिन इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग इफेक्ट दे रहा है ताकि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ना पड़े. सो मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लॉक करता है प्रोटीन. ये पेशेंट के बॉडी में कौन सा प्रोटीन बढ़ जाता है, CCL24, इस प्रोटीन को ब्लॉक करेगा जिससे कि लीवर स्केयरिंग नहीं हो, इन्फ्लामेशन नहीं हो बाइल डक्ट के पास. स्टडी रिजल्ट में फेज 2 ट्रायल found the antibody to be safe, well tolerated and effective in reducing liver stiffness and markers of fibrosis, particularly in patient with advanced scarring. फेज 2 ट्रायल चल रहा है, और ये ट्रायल लगभग द स्टडी शो 76 पेशेंट अक्रॉस 5 कंट्रीज. ट्रायल हुआ 76 पेशेंट अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज, 5 कंट्रीज. इन्वॉल्व 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एवरी 3 वीक्स. 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग दिया गया हर तीसरे वीक में. सो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस, द एंटीबॉडी हैज रिसीव्ड, दिस एंटीबॉडी हैज रिसीव्ड FDA फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन. सो ये मदद करता है स्पीड अप द डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस फॉर पोटेंशियल ट्रीटमेंट में. सो करंट नीड क्या है, हम जान रहे हैं कि कोलेंजाइटिस से क्या हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है एंड हैज नो अप्रूव्ड मेडिकल थेरापी टिल नाउ. देयर इज नो अप्रूव्ड मेडिकल थेरापीज ऑफन रिक्वायरिंग सिर्फ रिक्वायर कर रहा है, जरूरत होती है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का. सो दिस डिजीज, ये डिजीज कैसे हो, जब भी हम कोई ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो क्या इसमें प्रोटीन ज्यादा हो जा रहा है, CCL24, विच कोरिलेट्स विद क्रोनिक लीवर इन्फ्लामेशन एंड लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस. सो फ्यूचर आउटलुक ये है कि दिस पॉजिटिव रिजल्ट पेव द वे फॉर phase 3 study to further confirm effectiveness for wider approval. So this development marks a significant shift in PSC research. It aims to change the disease progression rather than just managing symptom. Disease के progression को भी control करेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक symptom को manage कर रहा है. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट क्या है, ये लेबोरेटरी में बना हुआ प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मिमिक करता है. विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोटीन को ये एबिलिटी है टू फाइट एनी आउटसाइड पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को और कैंसर को बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक एंटीजन.
So monoclonal antibodies, lab-made proteins that mimic the immune system ability to fight pathogen or cancer by targeting specific antigen. एंटीजन क्या, जो आउटसाइड से, बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो आउटसाइड पैथोजन आ रहे हैं जिससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, लेबोरेटरी में बना हुआ प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कॉपी करके और इनसे हमें बचाता है। जो भी एंटीजन आता है जिससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर हो रहा है वगैरह को, ये ट्रीट करने में मदद करता है। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम कैंसर के लिए यूज करते हैं, जो कि टारगेटेड थेरेपी है टू ब्लॉक कैंसर सेल ग्रोथ, trigger immune response to destroy all the affected cell, disease cell, और deliver radiation दिया जाता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है। सो कॉमन यूज इंक्लूड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हम कैंसर ट्रीट करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज ट्रीट करते हैं जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, देन क्रोन डिजीज है जो कि इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज भी कहते हैं, आईबीडी डिजीज कहते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है मोस्टली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे इन्फेक्शन से हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ट्रीट किया जाता है। और कोविड-19, आरएसवी, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सारे ऑल आर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी व्हिच इज दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। सो टारगेटेड थेरेपी क्या है, ये अटैच टू स्पेसिफिक एबनॉर्मल प्रोटीन, जो इफेक्टिव डैमेज प्रोटीन उससे इफेक्ट होता है कैंसर सेल से जाके ये अटैच होगा और उसके बाद उसको फंक्शनिंग नहीं करने देगा, उसको फिर डिवाइड नहीं होने देगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। ये क्या क्या करेगा, ये दे मार्क कैंसर सेल मेकिंग देम इजियर फॉर द इम्यून सिस्टम टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय। ये मदद करेगा कि इस कैंसर सेल को पहचाने और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो सम एक्ट एज ए कैरियर टू डिलीवर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स और कीमोथेरेपी ड्रग्स डायरेक्टली टू कैंसर सेल। रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स और कीमोथेरेपी ड्रग डायरेक्टली कैंसर सेल को दिया जाएगा फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स। So they also block signal that prevent cancer cell from developing a blood supply. ये प्रिवेंट करेगा सिग्नल, ये ब्लॉक सिग्नल को प्रिवेंट करेगा जिसकी ब्लड सप्लाई से कैंसर सेल इंक्रीज हो रहा है, तो सेल को भी ब्लॉक करने में मदद करेगा। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिकली यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, लंग, ब्लड कैंसर। सो ट्रीट इट ऑल्सो ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज इज डिजीज विच हमारा सेल खुद ही अपने सेल को अटैक करता है, दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्रोन डिजीज, ये सारे को, क्रोन डिजीज मैंने क्या बताया, ये आईबीडी है, मीन्स क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज, जो मोस्टली इफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, मीन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। सो ऑटोइम्यून डिजीज ट्रीटमेंट में भी, देन वायरल इन्फेक्शन में, अदर कंडीशन, माइग्रेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, आई डिजीज, किसी को जो बहुत फैटल हो गया तो इस जगह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन थ्रू, some may be given by injection also. So example of monoclonal antibody drugs are Infliximab, Sotuzumab, Adalimumab, Nesituzumab, and Omalizumab. So, application of monoclonal antibodies, ophthalmology, bone disorder, transplantation, cardiovascular disease, neurological disorder, immunotherapy, infectious disease, autoimmune disease, cancer therapy, allergic conditions. So, these are the many applications these monoclonal antibodies are utilized to treat these all different types of problems. And so, important fact for exam. So, PSC is a rare chronic cholestic liver disease. There is currently no approved drug therapy for PSC. Monoclonal antibody lab-made protein targeting specific immune pathways. Phase 2 trials primarily assess safety and preliminary efficacy. फेज 2 ट्रायल अभी चल रहा है जिसने सेफ्टी प्रूफ दिया है। सो पीएससी इज ए क्रोनिक लीवर डिजीज, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग ऑफ, किस चीज का स्कैरिंग हो रहा है, बाइल डक्ट का, लीडिंग टू लीवर डैमेज। पीएससी इज ऑफन एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसको पीएससी हो रहा है उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जा रहा है। So currently there is a no definitive cure and treatment option are limited. Monoclonal antibodies को use किया जा रहा है, इस थेरेपी को use किया जा रहा है, they work by modulating immune response and reducing inflammation. So this therapy slow down disease progression. इस थेरेपी से disease का progression, जो disease बढ़ रहा है उसको slow किया जाएगा और represent a step toward precision medicine, target based treatment दिया जाएगा और जिससे कि पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ना पड़े।
So still under clinical trials, it is still under clinical trials requiring further validation for safety and efficacy. So monoclonal antibody therapy offer a promising targeted approach for treating PSC, a chronic autoimmune liver disease with limited treatment option. Autoimmune means the healthy cell attacking its own cell और उसको destroy करता है. Next update is India test the intermediate range ballistic missile K4 missile from INS Arighat. So India successfully tested the K4 intermediate range ballistic missile from a submarine platform. भारत ने पनडुब्बी प्लेटफॉर्म क्या है K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. द मिसाइल इज डिजाइन टू बी डिप्लॉयड ऑन न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन्स लाइक INS अरिघत. ये जो मिसाइल है K4 मिसाइल, ये INS अरिघत जैसी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों पर तैनात की जाएगी. कहाँ तैनात की जाएगी? INS अरिघत में. सो K4 हैज एन अप्रोक्सीमेट स्ट्राइक रेंज ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और ये क्या है? सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया है DRDO ने. सो INS अरिघत क्या है? एक पार्ट ऑफ इंडियाज अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमराइन फ्लीट. ये मिसाइल इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करेगा. सो K4 यूज करेगा एडवांस गाइडेंस सिस्टम फॉर एक्यूरेट टारगेटिंग. द टेस्ट सपोर्ट्स इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड लैंड, एयर एंड सी बेस्ड कैपेबिलिटीज. सो द मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक पेलोड्स. सच टेस्ट enhance India's strategic defense preparedness. सो इसकी डिटेल्स क्या ये किसने किया है? दिसंबर 2025 में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया 3500 किलोमीटर रेंज K4 इंटरमीडिएट रेंज सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल from its second nuclear powered ballistic missile submarine SSBN INS Arighat in the Bay of Bengal. So these crucial tests push India's sea-based nuclear deterrence and second strike capability. So platform क्या है? ये मिसाइल लॉन्च K4 मिसाइल लॉन्च कहाँ हुआ है? फ्रॉम INS अरिघात S4, जो कि इंडिया का सेकेंड इंडिजिनियसली बिल्ट अरिहंत क्लास SSBN ऑफ द कोस्ट. जो SSBN कहाँ से ऑफ द कोस्ट विशाखापट्टनम से किया गया था. तो रेंज एंड पेलोड क्या है? K4 क्या है? 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है कैपेबल ऑफ कैरिंग 2.5 टन न्यूक्लियर वारहेड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर. ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? ये इनहेंस करेगा क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड, एयर, सी सभी में काम करेगा, जो अलाउ करेगा सबमराइन्स टू स्ट्राइक टारगेट फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस. एक सेफ डिस्टेंस से टारगेट को अटैक करेगा. सो K4 यूजेस ए कॉल लॉन्च मैकेनिज्म वेर इट इज इजेक्टेड जहां से वो रिलीज होगा फ्रॉम सबमर्ज सीलो से बिफोर इट्स रॉकेट मोटर इग्नाइट. इसके रॉकेट मोटर जलने से पहले ही ये रिलीज हो जाएगा. और इससे क्या कि इवेड डिटेक्शन वो अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाएगा उस एरिया को और इवेड कर पाएगा. So deterrence से मदद करेगा. So the K4 series is named after former president APJ Abdul Kalam, aimed at replacing the shorter range K15 missile for enhanced deep strike capability. इसको नाम रखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे. रिप्लेस करा शॉर्टर रेंज K15 मिसाइल को. इसने K4 ने रिप्लेस किया K15 मिसाइल को क्योंकि इसके पास इम्प्रूव डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है. सो दिस इज टेस्ट मार्क ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड operationalizing the maritime leg of India's nuclear deterrent. So role of INS Arighat in India's nuclear triad. So ये missile design develop हुआ is designed to be developed on nuclear powered submarine like INS Arighat. So यह मिसाइल जो K4 मिसाइल है INS अरिघात जैसी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों पर तैनात की जाएगी. सो INS अरिघात क्या है? इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन SSBN है और ये इट इज ऑपरेटेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. INS अरिघात इज ऑपरेटेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड commissioned on August 29 last year. The 6,000 ton submarine follows INS Arihant, which became fully operational in 2018, but it is limited to shorter range K15 missile with a reactor of 750 किलोमीटर. So ये INS अरिहंत जो है कमीशन हुआ और अगस्त 29 लास्ट ईयर
और दैट 6000 टन सबमराइन था, जो किसके बाद आया, आईएनएस अरिहंत का। रिसेंट जो K4 टेस्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सच लॉन्च फ्रॉम आईएनएस अरिहंत आफ्टर अर्लियर ट्रायल्स फ्रॉम सबमर्ज pontoons। फ्यूचर SSBN जो है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन जो है, इंडिया प्लान्स टू कमीशन इट्स थर्ड SSBN, और उसका नाम, थर्ड का नाम लिख दिया जाएगा आई, पहला हो गया INS अरिहंत, सेकंड हो गया INS अरिघात, थर्ड का नाम दिया जाएगा INS अरिधम धमन, INS अरिधमन। So Anyas is the first quarter of 2026, followed by fourth submarine in 2027-28 under the Advanced Technology Vessel Program. So this next generation submarine will be larger. जो INS अरिधन आएगा वो लार्जर होगा with a displacement of around 7,000 tons compared to the first two boats. So long-term plans include even bigger 13,500 ton SSBN equipped with more powerful reactors होंगे INS अरिधन में. So operational deployment of K4 missile will be followed by K5 and K6 missile in the 5,000 to 6,000 kilometer range class, narrowing the strategic gap with major nuclear powers. So important facts, K4 is a submarine launch ballistic missile with a range कितना है, 3,500 kilometers. INS Arighat is India's second SSBN under the Advanced Technology Vessel Program. SSBN formed the most survivable leg of nuclear triad. India's followers had declared no first use nuclear doctrine. So important points. K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने टेस्ट किया है, लॉन्च हुआ है INS अरिघात में, जो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन है। K4 सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM है, स्ट्राइक रेंज है 3,500 किलोमीटर, डेवलप हुआ DRDO में, कैरी करता न्यूक्लियर वारहेड, स्ट्रेंथनिंग डिटरेंस, पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड्स, लैंड एयर सी बेड कैपेबिलिटीज इंप्रूव करेगा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को, ऑपरेट्स विथ स्टील्थ मेकिंग डिटेक्शन डिफिकल्ट, स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम defense. So India's K4 missile test from INS Arigat strengthened its nuclear triad and second strike capability with 3,500 kilometer SLBM. Next update is about IIT Delhi develops smart artificial intelligence agent. वो एजेंट का नाम क्या है, AILA, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट और एजेंट फॉर लैब ऑटोमेशन. So IIT Delhi developed a smart artificial intelligence agent called AILA for automating laboratory tasks. IIT दिल्ली ने लैब कार्यों के ऑटोमेशन के लिए AILA नाम के एजेंट का स्मार्ट आर्टिफिशियल AI एजेंट को बनाया है. So AILA helps researchers manage experiments data and workflows. It uses AI and automation to reduce manual works. The system improves accuracy and reduce human errors in laboratories. AILA can analyze experimental data quickly using machine learning. So IIT दिल्ली ने लैब कार्यों के ऑटोमेशन के लिए AILA का नाम का एक स्मार्ट AI एजेंट को बनाया. और ये AILA एजेंट क्या करेगा, डाटा और जितने भी वर्क फ्लो है उसको मैनेज करने में मदद करेगा, और ये काम क्या होगा, मैनुअल वर्क से रिड्यूस हो जाएगी, और हम ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं, वो ह्यूमन एरर नहीं करेगा क्योंकि AI एजेंट है. सो AILA एनालाइज करेगा एक्सपेरिमेंटल डाटा को बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये यूज करेगा मशीन लर्निंग को. ये सपोर्ट करेगा AILA स्मार्ट रिसर्च इन्वायरमेंट्स एंड डिजिटल लेबोरेटरीज को. सो ये इनोवेशन का एम है टू स्पीड अप साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक वैज्ञानिक खोजों की गति बढ़ाया जाए. सो AILA रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन AI ड्रिवन रिसर्च टूल्स. So such AI agents can be useful in healthcare, chemistry, and in engineering labs. So the project highlights IIT Delhi role in advanced AI innovation. So ये किसका रोल आया है इसमें, IIT दिल्ली ने इसको डेवलप किया है. So AIL is built on AI agentic framework, which is designed to mimic the reasoning and decision making abilities of human scientists. ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि ह्यूमन साइंटिस्ट अपने डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग देता है. सो ये किस तरह से होगा, ये चैट बेस्ड इंटरफेरेंस होगा, सिमिलर टू चैट बैट, आर वेयर रिसर्चर्स
where researchers provide instruction in plain English. Researcher अपने instruction देंगे plain English में. So these instruction are automatically translated into executable code. रिसर्चर्स जो देंगे प्लेन इंग्लिश में, ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में आएगा और अलाउ मदद करेगा एआई एजेंट को टू डिजाइन, कंडक्ट एंड मैनेज एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंटली. सो रियल टाइम कंट्रोल ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होगा. द रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड AILA using the atomic force microscope. माइक्रोस्कोप का नाम क्या होगा? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. इसको यूज किया जाएगा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जो कि एक हाई कॉम्प्लेक्स टूल होगा, वाइडली यूज इन मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी. सो रिसर्च टीम डेमोन्स्ट्रेट AILA, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा AILA को कि यूज करो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप क्या है? कॉम्प्लेक्स टूल है जो यूज होता है मटेरियल साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च में. So according to research scholar Indrajit Mandal, AILA can directly control the microscope, take real-time decision, and during experiment analyze experimental result without manual supervision. ये सारा कुछ AILA इस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की मदद से वो रियल टाइम डिसीजन लेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा माइक्रोस्कोप को, एनालाइज करेगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को, जहाँ पे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी. So there are few implication also. Professor Anup Krishnan stated that technologies like AILA have potential to transform India's scientific research landscape. By automating routine and time-intensive experimental procedures, the system can significantly reduce the time required to complex experiments while optimizing the use of skilled manpower and laboratory sources. So, क्या होगा? मैन पावर कम हो जाएगा और लेबोरेटरी रिसोर्सेज की कम पड़ जाएगी, बिकॉज AI is performing everything. So important fact for exam, AILA stand for Artificial Intelligence Lab Assistant, developed by IIT Delhi. The system use agentic AI framework to conduct real experiments. AILA has been demonstrated using atomic force microscope, and it uses artificial intelligence, machine learning algorithm. AI laboratory assistant is designed for autonomous experiment. It can plan, execute, and analyze experiments without continuous human intervention. So it help in reducing human errors in laboratory work. जो इंसान गलती करता है ये गलती नहीं करेगा क्योंकि ये AI एजेंट है. So it can handle large data set and complex experimental design, support interdisciplinary research. Means interdisciplinary means combination of many subjects, chemistry, biology, material science, nanotechnology, सबको ये support करेगा. Promotes automation in scientific laboratories, small laboratories को भी promote करेगा, aligning with India's push toward AI innovation and digital transformation. So AILA is an AI-powered lab assistant developed by IIT Delhi that enables autonomous planning, execution, and analysis of scientific experiment. Next update is in EnvelopeOps.ai, Coforge's next generation autonomous AI platform. So EvolvesOps.ai is a next generation autonomous artificial intelligence platform launched by Coforge. इसने लॉन्च किया है कोवर्ज ने. So EvolvesOps.ai is a next generation autonomous AI platform launched by Coverge. EvolvesOps.ai platform Coverge द्वारा लॉन्च किया गया नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है. सो ये फोकस करेगा, इट फोकसेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन IT ऑपरेशन एंड एंटरप्राइज ऑटोमेशन. So the platform uses intelligent AI agent to monitor and manage workflows. It also helps reduce manual intervention in cloud and IT infrastructure. So EnvelopeOps.ai improve efficiency through predictive analysis and automation. ये एनालिसिस और ऑटोमेशन में दक्षता बढ़ा देगा. ये सपोर्ट करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सेल्फ हीलिंग IT सिस्टम को. इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म traditional IT services into autonomous digital operation.
जो ये इसका रीजन रहेगा कि जो पहले का पारंपरिक आईटी सेवाएं जो सर्विसेज थे उसको कन्वर्ट करेगा ऑटोनोमस डिजिटल ऑपरेशन में। सो कोवोर्ज का कोवोर्ज जो कंपनी है उसका क्या टारगेट है? इट टारगेट सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, ट्रेवल, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर। सो कोवोर्ज बैंकिंग, ट्रेवल, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर जैसे सेक्टर पर फोकस करता है। द प्लेटफॉर्म कोवोर्ज प्लेटफॉर्म्स अलाइंस विथ ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ एआई फर्स्ट इंटरप्राइज सॉल्यूशन। सो यह एआई फर्स्ट इंटरप्राइज सॉल्यूशन की वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है। सो इवॉल्व ऑप्स डॉट एआई हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन इंटरप्राइज एआई इनोवेशन। सो इवॉल्व्स ऑप्स एआई इंटरप्राइज एआई नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका को बताएगा। सो इंडियाज आईटी सर्विस फर्म, इंडिया का जो आईटी सर्विस फर्म क्या नाम है? कोवर्ज। कोवर्ज So announce the launch of Evolves Op.ai. Evolves Op.ai क्या है? Next generation IT operation management platform powered by agentic artificial intelligence. So it aims to help enterprise transition to an AI first operational model by improving agility, resilience, flexibility, efficiency across complex hybrid cloud environments. So Evolves Ops.ai is designed to deliver end-to-end autonomous operation across enterprise system. End-to-end autonomous operation देगा enterprise system के बीच में। ये यूज करेगा एडवांस एजेंटिक एआई एजेंट्स which is capable of analysis, reasoning, deciding, acting on operational data in real time. रियल टाइम में वो एनालाइज कर पाएगा, रीजनिंग कर पाएगा, डिसाइड करेगा, उसी के अनुसार काम करेगा. सो इट इज बिल्ट इंटायरली ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी. सो एजेंट एआई Evolves Op.ai totally built a open source technology में that platform integrates smoothly with existing observability, automation and data fabric tools already developed by enterprises. So Indian IT service फर्म, उस इंडियन आईटी सर्विस फर्म जिसका नाम है कोवोर्ज, लॉन्च किया है इवॉल्व्स ऑप.ai, जो कि नेक्स्ट जनरेशन आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो यूज कर रहा है एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू हेल्प enterprises transition to an artificial intelligence first operational model by improving agility, resilience and efficiency across complex hybrid cloud environment. So evolves.ops.ai is designed to deliver end-to-end autonomous operation across different enterprises system. So important facts for exam. So Evolves Ops.ai is a agentic. क्या है? Agentic AI powered IT operation launched by Coverge. Supports autonomous operation across hybrid cloud environment. It is built fully on open source technologies. Reported benefits include reduced downtime, lower cost, and faster incident resolution. So Evolves Op.ai is an agentic AI platform, meaning it uses automation AI agents. So focuses on automation, optimization, and real-time decision making. It reduces dependency on manual intervention in business processes. Support industries किसको support करेगा? Banking, insurance, travel and healthcare को. So integrates generative AI and machine learning technology को. ये integrates करेगा generative AI and machine learning technology को. Improve करेगा operational efficiency and cost optimization. Reflect India's growing role in the global AI innovation ecosystem. So these are about the today's update.